पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। किस तरीके से, आइए तस्वीरों से दिखाते हैं आपको।
तो ये इस वक्त की तस्वीरें हम देख रहे हैं वियंगचान लाओस की राजधानी से, जहां प्रधानमंत्री जब अपने होटल में पहुंचे हैं तो वहां के स्थानीय लोगों ने हिंदी भाषा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, इस्तकबाल किया। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक उत्साह न सिर्फ भारतीय समुदाय में बल्कि स्थानीय लोगों में भी देखने को मिल रहा है। और मंत्रोच्चार उस साथ ही साथ हमने देखा गायत्री मंत्र और विश्व शांति की कामना। ममता, ये दिखाता है कि दुनिया का जो भारत का एक संदेश है, भारत की जो सोच है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वही भावना आज दुनिया चाहती है कि साहब शांति, स्थिरता और समृद्धता कैसे आए, उसका मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। और भारतीय संस्कृति जीवंत होती नजर आई लाओस में। और हमारे भारतवंशी जहाँ भी होते हैं वे अपने मूल्यों को ज़रूर साथ लेकर चलते हैं। और इसी का एक उदाहरण हमें यहाँ वियंगचान में भी देखने को मिला। और वियंगचान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने जिस जोश के साथ स्वागत किया, जिस तरीके से हम हर बार देखते हैं कि किस तरीके से भारतवंशी
कुछ प्रेम से, कुछ स्नेह से अपने कुछ लेकर आते हैं, बनाकर लाते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, कुछ खास तस्वीरें लेकर आते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं उन तस्वीरों पर प्रधानमंत्री का, और अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं अपने ही तरीके से। भारत माता के जयकारे के नारे हमें यहाँ लगातार सुनाई देते रहे हैं, और जिस मुस्कान उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर जोश दिख रहा है, वो दिखाता है कि कितना स्नेह है, अपनी जड़ों से कितने जुड़े हुए हैं हमारे भारतवंशी, और अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने को आतुर, उत्साहित, आह्लादित ये इससे तमाम पहले भी हमने देखा भारतवंशी। था कि तमाम जो भारतीय लोग वहाँ मौजूद थे वो कह रहे थे साहब नवरात्रि के पावन मौके के बीच में प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। कई महिलाओं ने इस बात का भी जिक्र किया कि दीपावली से पहले दिवाली उनके लिए हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी से मिलना। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि भारत की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, संभवतः जो एक शॉल किसी महिला ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया उस पर वो भाव लिखा हुआ था वसुधैव कुटुंबकम। तो ये दिखाता है कि भारत की सोच कैसे दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही, जब शांति की स्थापना से लेकर समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़ने की बात हो। और भारतवंशी भारतीय परंपरागत परिधानों में मौजूद तिरंगा हाथों में ये दिखाने बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि कैसे ये जो मैं जिक्र कर रहा संभवतः वसुधैव कुटुंबकम ही लिखा हुआ है, हम बाद में देख पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे कमल का फूल भी बना हुआ है और इस शॉल पे, और ये स्थानीय महिला है, संभवतः उन्होंने एक तरीके से अगर प्रधानमंत्री को ये भाव प्रकट किया है वसुधैव कुटुंबकम का, तो ये भारत की G20 की जो अध्यक्षता थी उसमें सीधे तौर पे हमने बताया था कैसे वन फैमिली वन अर्थ का एक बड़ा मैसेज भारत ने दुनिया को दिया, और आज वही वापस लौट के भारत की ओर आ रहा है। और भारतवंशियों का ये जो उत्साह है, इसके पीछे वर्षों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम रहा है, जो नीतिगत स्तर पर निर्णय लिए गए हैं, भारत का सम्मान विश्व स्तर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में हमने बढ़ता देखा है, ये तमाम बातें हैं जिनके आधार पर ये उत्साह भारतवंशियों में हर जगह देखने को मिलता है। छोटे से छोटा देश लाओस जैसा हो या बड़े से बड़ा देश अमेरिका जैसा हो, लेकिन भारतवंशियों का ये उत्साह उनके शब्दों में हमें हर जगह सुनने को मिलता है कि आज भारत का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है, उसकी वजह से भारतवंशियों का भी सम्मान इन देशों में बढ़ा है। और ये वो भारतवंशी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव यही बात कहते हैं कि ये हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि हमारे देश के मूल्यों को, हमारे देश की संस्कृति को ये विदेशी धरती पर भी आगे बढ़ाते हैं। और भारतवंशी होने के नाते जो मेहनत का, जो तपस्या की एक मूल्य लेकर चलते हैं, उसके साथ न केवल उन देशों में समृद्धि लाते हैं बल्कि भारतीय मूल्यों को भी आगे बढ़ाते नज़र आते हैं। और ये जो भाव यहाँ भारतवंशियों के चेहरे पर नज़र आ रहे हैं, ये वो आदर का भाव है प्रधानमंत्री के लिए, सम्मान का भाव है प्रधानमंत्री के लिए, और ये सम्मान भारत के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को सामने रखते हैं कि जो सम्मान उन्हें मिलता है वो दरअसल 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, और यही हमें यहाँ भारतवंशियों के उत्साह और जोश में एक चीज़, एक फैक्ट भी दर्शकों को जानना चाहिए कि जो सभी आसियान देश हैं उसमें भारत के जो प्रवासी भारतीय दुनिया भर में रहते हैं उसका 20% प्रवासी भारतीय सिर्फ आसियान देशों में रहते हैं। दुनिया भर में जितने प्रवासी भारतीय हैं उनका 20% हिस्सा जो आसियान देश है वहाँ पे रहते हैं। और ऐसे में बहुत बड़ा एक इंडियन डायस्पोरा जो रिच कल्चर के साथ में वहाँ के उन देशों के साथ में मौजूदगी है।
तस्वीरें जो हम इस वक्त देख रहे हैं संभवतः ममता, ये असम का बिहू नृत्य नज़र आ रहा है। और ऐसे में हम जानते हैं कि जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो उनकी ज़मीनी से जो सीमाएं हैं वो भी तमाम ऐसे जो देश हैं जो कि हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनसे मिलती है। तो हम जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक समृद्ध जो हमारा कल्चर है, जो एक समृद्ध विरासत है, उसका मुजाहिरा तमाम क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। और इस वक्त वियंगचोंग लाओस में भारत के असम के बिहू नृत्य की झलकियाँ ये अपने आप में दिखाती है कि कैसे समृद्ध भारत की परंपरा दुनिया के कोने कोने में हो। और वहाँ पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती, प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी। भारत की सांस्कृतिक विविधता से विश्व परिचित है और इसी सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करते हुए भारतवंशी वियंगचान लाओस में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस तरीके से असम के लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए। और ये हम जानते हैं कि जहाँ भी भारतवंशी रहते हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को अपने ही समुदाय में साकार करते नज़र आते हैं। और जहाँ भी विदेशों में भारतवंशी हैं वे जब भी कोई त्यौहार होते हैं, जब भी कोई ऐसे विशेष अवसर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका अपने बीच पाना ये भी उनके लिए एक जश्न, एक त्यौहार का अवसर है, जब वो इस तरीके से अपनी संस्कृति को एक साथ मिलकर इसका जश्न भी मनाते हैं। तो इसी का एक उदाहरण यहाँ वियंगचान लाओस में हमें देखने को मिला, जहाँ असमी लोक नृत्य प्रस्तुत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, जो ये भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री के समक्ष एक इस बात को भी ये रेखांकित करता है कि हमारी संस्कृति हमारे साथ इस विदेशी धरती पर भी जीवंत है। और ममता, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर ये असम का नृत्य है बट स्थानीय महिलाएं उसको अगर परफॉर्म कर रही हैं तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को कैसे आत्मसात कर रहे हैं हमारे तमाम जो पड़ोसी देश हैं। हमारी संस्कृति कैसे उनकी संस्कृतियों के साथ में घुल मिल रच बच के साथ में आगे बढ़ रही है, ये भी अपने आप में दिखाता है। क्योंकि भारतीय जहाँ भी जाते हैं वो अपने आप में हमारी समृद्ध विरासत के रियल एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि रियल एम्बेसडर वो तमाम प्रवासी भारतीय जो दुनिया के तमाम देशों में हैं, वो जो अपने साथ में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारे ज्ञान परंपराओं को लेकर जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर जाते हैं, उसको संबंधित देश और वहाँ के लोग कैसे स्वीकारते हैं। क्योंकि भारत की सोच में ही दुनिया का कल्याण छिपा हुआ है। और शायद भारतीय भी जब कहीं जाते हैं तो उनकी सोच भी उसी सोच से परिलक्षित होती है। इसीलिए भारतीयों के प्रति सम्मान हमेशा संबंधित देशों में देखने को मिलता है, जो इस वक्त लाओस में भी देखने को मिल रहा है। और ये स्थानीय महिलाओं के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और ये तमाम अलग अन्य देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष इस बात को देखकर अचंभित हो जाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ भारतीय समुदाय जिस तरीके से उनका स्वागत करता है, जिस तरीके की तैयारियां की जाती हैं, अपने स्तर पर भारतवंशी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, एकजुट होकर जिस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ये सभी को अचंभित करता है। और ये जो इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की वियंगचान में मौजूदगी उस होटल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। और हम जानते हैं कि भारत और लाओस के बीच में बहुत गहरे बौद्ध संप्रदाय के संबंध भी हैं। और ऐसे में बौद्ध समुदाय से जुड़े हुए तमाम लोगों की मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी उनके बीच में निश्चित तौर से दिखाता है कि जिस साझा विरासत और संस्कृति का हम जिक्र करते हैं वो बहुत गहरी जड़ें हैं इन दोनों देशों के बीच में है। और उसी लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण कुछ तमाम एक तरीके से जो वहाँ पे प्रदर्शन भी है और जो तमाम हमारी साझा विरासत के पुराविशेष मिलते हैं उसका जिक्र। और ये तमाम मुकुट जो है वहाँ पर होने वाली रामायण में जो अलग अलग किरदार पहनते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, लक्ष्मण हो, माता सीता हो, उन सब के अलग प्रकार के मुकुट एक तरीके से सुशोभित है, उसका वो तस्वीर थी। और अभी
प्रधानमंत्री मोदी बौद्ध भिक्षुओं के बीच में मौजूद और वहां पे उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उनके द्वारा किए जा रहे आदर सत्कार को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक तरीके से हमेशा एक सम्मान प्रकट करते हैं हर धर्म विशेष के लिए लिहाज से। और जिस प्रकार से भी ये इस वक्त की जो तस्वीरें ये दिखाती हैं, तमाम जो हमारी बहुत गहरी जड़ें हैं उसका तमाम जो है वो मूर्तियां हों, चाहे वो हमारे पूरा विशेष हों या अन्य प्रकार की कलाकृतियां हों या अन्य प्रकार के निर्माण रहे हों, उनका मुजाहिरा और ये वो मुकुट जो रामायण में इस्तेमाल हो। क्योंकि भारत और लाओस देखें तो ये तमाम देश, दोनों देश हैं, इनके बीच में साझा संस्कृति है, क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान राम ये दोनों देशों को जोड़ते हैं। और जब हम पुरावशेषों की बात करते हैं आर्येंद्र, तो उसमें ये भी बात जग जाहिर है कि हम किस तरीके से वहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर के संरक्षण में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। वात फू जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी आस्था का केंद्र है, और इस विश्व धरोहर के संरक्षण में भी भारत आगे बढ़कर काम कर रहा है। 2009 से ही ये काम शुरू हो चुका है और अब इसका दूसरा चरण है जिसका आरंभ हो रहा है और जो 2028 तक चलेगा। तो इस तरीके से देखें तो भारत की भूमिका इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मिश्रा, अगर इस बात की महत्ता को भी समझना चाहें, क्योंकि हम ये बात लगातार कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशंस जुड़ी हुई हैं, सभ्यता जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, हमारी कई सौ सालों पहले से हमारा जुड़ाव रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का यहाँ पहुँचना और इस तरीके से धर्मगुरुओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाना और फिर प्रधानमंत्री का इन तमाम बातों पर गौर करना कि किस तरीके से हमारा काम वहाँ आगे बढ़ रहा है, किस तरह आंकते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के ये तमाम देश जो सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर बुद्धिज़्म हो या हिंदुज़्म हो, या एक जो भारत की विरासत इन देशों ने भी संभाल रखी है, साझा विरासत संभाल रखी है, इसको देख के ये लगता है कि जैसे जॉर्ज क्वेडिस ने, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया के ये देश इंडियनाइज्ड स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, या एक दूसरे इतिहासकार ने कहा कि ये इंडिया बियॉन्ड गैंजेस है, गंगा के पार ये दूसरा भारत है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी की इनसे मुलाकात से और इन तस्वीरों को देख के लगता है कि कितने गहरे और कितने मजबूत ये संबंध, इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे आप अपने कज़न से और अपने रिलेटिव से मिलने जाएं और अपने साझा धरोहर और अपनी विरासत और अपना इतिहास एक बार फिर आपकी आंखों के आगे से आगे आ जाता है। और ये इन तस्वीरों को देख के मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री शायद कुछ बातें करेंगे और शायद कुछ और समझौते होंगे। कल्चरल जो रिलेशंस हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको उनके रिस्टोरेशन के लिए खासतौर पे लाओस में, उस पर कुछ और आगे बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। मिस्टर गुरजीत जी, किस तरह से इन तस्वीरों को आप देखते हैं, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पे कहते हैं विरासत भी विकास भी, और हमें भारतीय भौगोलिक सीमाओं के पार विरासत का मुजाहिरा भी दिख रहा है, तो विकास की बात भी अब से कुछ देर में होगी। इन तस्वीरों को आप किस तरह से अपने नजरिए से उसकी व्याख्या करेंगे आप? जो ये लाओस का दौरा है, इसमें जो आपने कहा विरासत भी विकास भी, ये दोनों बड़ी स्पष्ट रूप से नजर आए, क्योंकि लाओस के साथ हमारे संबंध इन्हीं दो मुद्दों पे बने हुए। लेकिन लाओस में खुशी की जो लहर दौड़ रही है वो इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां आए। आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि पूरे जो 10 देश है आसियान में, लाओस के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो सबसे कमजोर। तो यहां पर कोई भारत का नेता जाता नहीं है। ये दौरे तब होते हैं जब उस देश को आसियान का नेतृत्व मिलता है 10 साल में एक बार। तो ये लाओस की बारी है कि शोहरत मिल रही है, दुनिया भर के नेता वहां आए हैं, लेकिन भारत के नेता यहां आए हैं। उसमें जो आपने कहा विरासत की बात आती है, वो सब बाकी नेताओं के साथ नहीं होती। विकास की बात सबसे होती है, विरासत की बात भारत से होती है। और ये जो आपने विजुअल दिखाए हैं कि बौद्ध धर्म के लोगों से मिल रहे हैं, भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली तस्वीरें हैं। मिस्टर गुरजीत, इसी बात को थोड़ा सा और आगे आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम विकास को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारी विरासत एक बहुत मजबूत आधार बनाता है। इसका सीरियस डिप्लोमेसी में ये जो सॉफ्ट पावर की ताकत है हमारी, वो कितना मददगार साबित होती, कितना बड़ा एक मजबूत आधार तैयार करती है?
जो ये होती है चीजें ना, ये जो मुश्किलें होती हैं उनको थोड़ा आसान कर देते हैं। और मेरे को याद है जब मैं आसियान में एम्बेसडर था, तो हमारी जब मीटिंग होती थी तो ये लाओस के राजदूत हमेशा भारत के हित में बात करते थे और हमेशा कहते थे भारत ने हमारे देश के विकास में बहुत अच्छा अपना हाथ दिखाया है। तो जब हमारी कोई अटकल आती थी तो अब हमेशा उसके पास जाते थे, कंबोडिया का भी, वियतनाम का भी, म्यांमार के भी है, कोई हाल है। तो उनको हम कहते थे देखिए ये अटकल आ रही है, आपको तो तजुर्बा है हमारे साथ विरासत और विकास दोनों चीजों का, तो आप थोड़ा अपने बाकी जो आसियान के मित्र हैं उनको समझाइए। तो ये सॉफ्ट पावर जो है ये हमारे अप्रोच को सॉफ्टन करती है और उसका एक हल निकालती है। जी प्रोफेसर मिश्रा, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद रामायण का भी मंचन कार्यक्रम के हिसाब से प्रस्तावित है, प्रधानमंत्री के समक्ष किया जाएगा। और रामायण एक ऐसी चीज़ है जो इन सभी देशों को जोड़ती नज़र आती है। मतलब आज के भारत के युवा भी देखकर अचंभित होते हैं कि किस तरीके से रामायण सबको जोड़ रही है, इन देशों को जोड़ रही है। ये कितना मजबूत आधार देती है हमारे संबंधों को। हालांकि हम ये बात मानते हैं कि सांस्कृतिक संबंध हैं अपनी जगह, लेकिन कूटनीति की जब बात की जाती है तो सब देश अपने अपने लिहाज से अपने अपने स्वार्थ भी देखते हैं, अपने हित भी देखते हैं। लेकिन जब एक समूह के तौर पर भारत इनके साथ जुड़ता है तब ये कितनी बड़ी ताकत दिखती है। देखिए, रामायण का जहाँ तक सवाल है, सदियों से बिना किसी व्यवधान के इन देशों में रामायण का मंचन होता रहा है और तरह तरह के उसके वेरिएंट्स। अगर आप इंडोनेशिया चले जाइए या कंबोडिया चले जाइए, म्यांमार में चले जाइए, मलेशिया में चले जाइए, बाली में चले जाइए, लाओस तो हमारे सामने इसका उदाहरण है ही है। ये जो रामायण की जो श्रृंखला है भारत के पार, जैसा मैंने कहा कि इंडिया बियॉन्ड गैंजेस, ये एक बहुत बड़ी विरासत है। हमने अंग्रेज़ों के अधीन जब हम थे और मुग़लों के भी, तो इन चीज़ों से, इन जो कनेक्शंस थे उनको हमने खो दिया था। अब इसको रिवाइव करने की और इसको एक नए सिस्टमेटिक तरीके से इसको जोड़ने की ज़रूरत है। इस पे काम भी बहुत सारा हो रहा है। ICCR जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, उसने इस पे काम भी किया है। तो मुझे लगता है कि इसको सिस्टमेटिकली करने की ज़रूरत है। जहाँ तक भारत और आसियान के एक साझा एक समूह के तौर पे काम करने की बात है, न सिर्फ पीपल टू पीपल या ट्रेड या सिर्फ जो डिप्लोमेसी है, पब्लिक डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कनेक्शन, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स के तौर पे ये जो दो सहयोगी हैं, 10 देश आसियान के और भारत, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो शांति और व्यवस्था के साथ साथ जो आपस में सौहार्द है उसको बनाए रखने के लिए इन लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही मुझे लगता है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। यही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए भी लागू होता है। तो इसमें जो साझा जिम्मेदारी है उसी और ये बुद्ध की जो विरासत है, ये जो राम की विरासत है, इसको भी हमें लेके आगे चलना है। और आगे का जो हमारा नज़रिया होना चाहिए भारत और आसियान के देशों का, इसी शांति, व्यवस्था और सौहार्द और प्रेम को बनाए रखने का। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जब हमारे यहाँ रामलला विराजमान हुए अयोध्या में, तो लाओस में उन पर स्टैंप रिलीज की गई। मतलब पहला देश है विश्व का लाओस जहाँ पर ये एक पहल की गई है। एक बड़ा संदेश आता है, संकेत भारत के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने देखा इसके अलावा 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला जब हुआ, उसमें भी लाओस के तमाम कलाकारों ने आके भारत में प्रस्तुतियां दी। जिस बात का ममता आप जिक्र कर रही हैं, जुलाई 2024, अभी जुलाई महीने में ही भगवान श्री राम लला की प्रतिमा और मंदिर की प्रतिमा का उस पर एक तरीके से अंकित है, जो डाक टिकट जारी किया गया है लाओस के द्वारा। तो ये दिखाता है कि हमारे प्रतीकों के, हमारे धार्मिक जो हमारी मान्यताएं हैं, उसको किस लेवल पे सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी सरकार के स्तर पर दिया जा रहा है। ये इस जुड़ाव को सीधे तौर पे दिखाता है। अब राहुल जी, आप जो बात कह रहे थे, ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है। युद्ध नहीं, बुद्ध की धरती है और आज युद्ध को लेकर दुनिया परेशान है। और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार शांति स्थापना की जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम एक मूल आधार के तरीके से ही आगे बढ़ते हैं, जो हमारी विरासत में कहीं सहेजा हुआ है। और आज दुनिया के संघर्षों को समाधान की ओर ले जाने के रास्ते की जब बात होती है तो दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। क्या यही हमारे मूल में है? शायद इसीलिए आज हम पे लोग विश्वास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो बुद्ध का संदेश है, जो कृष्ण का संदेश है, जो राम का संदेश है, यही तो है रूस यूक्रेन के बीच में जो प्रधानमंत्री जी ने एक पीस डिप्लोमेसी, एक मीडिएशन करने की जो कोशिश की है, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
आसियान क्षेत्र में जब इंडो पैसिफिक में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पीसफुल फ्री ओपन इंडो पैसिफिक विच इज़ पीसफुल एंड प्रॉस्परस, यही तो वो बात है कि हम वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधु की जो बात है, विश्व बंधु का और विश्व मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी बुद्ध और कृष्ण के और राम के ही आदर्शों का ही तो सामने उदाहरण है। और मुझे लगता है यही रास्ता है भारत के लिए, यही रास्ता है आसियान के लिए। और भारत को जो ये लीडरशिप रोल है, जो नेतृत्व देना है आसियान क्षेत्र में और इंडो पैसिफिक में, वो यही रास्ता है। हमें इसी रास्ते को पकड़ के चलना है, जिससे कि तमाम चीन जैसे देश या जो भी इस तरह से आक्रामक शक्तियां हैं जो शांति व्यवस्था नहीं चाहती हैं, एक पूरे क्षेत्र पे अपना दबदबा शस्त्रों के बल पे करना चाहती हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है। और उसमें मुझे लगता है कि बुद्ध के साथ साथ कृष्ण का भी आदर्श सामने रखना चाहिए कि जहाँ तक बात बने कूटनीति से, और नहीं तो भारत अपनी क्षमताओं को तो बढ़ा ही रहा है। क्वाड और प्रोफेसर मिश्रा, जैसे लाओस एक छोटा सा देश है, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, इसलिए इस अवसर पर यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह भारत की भूमिका लाओस के लोगों के लिए जो भारत कार्य कर रहा है, चाहे उनकी सिंचाई योजनाएं हैं, चाहे उनके बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस डेवलप करना हो, या तमाम उनके विकास के कार्यों में सहयोग देना हो, किन किन मोर्चों पर भारत ऐसी पहल कर रहा है जो लाओस और लाओस वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी समझ ये है कि प्रधानमंत्री जी आजकल स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के कॉन्सेप्ट पे बड़ा काम कर रहे हैं। तमाम छोटे देश, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो यूरोप में, या पोलैंड हो, या अभी लाओस सामने है, छोटे देशों को उनकी सिर्फ इकोनॉमी की साइज़ या उनकी जोग्राफिक साइज़ को तौल करके उनके साथ मित्रता करने के बजाय उनको जैसे कृष्ण ने सुदामा को बैठाया अपने सामने, वैसे ही उसको ट्रीट करने की बात है। जहाँ तक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का बात है वहाँ भारत हमेशा से ही लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल पार्टनर रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम है, 150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भारत ने लॉन्च किए हुए हैं और उनमें तमाम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। चाहे वो दो शहरों के बीच में बिजली लाइन बिछाने की बात हो, या पानी की सप्लाई हो, पीने का पानी सप्लाई करना हो, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या बच्चों को पढ़ाने की बात हो, आईटी सेक्टर हो, अंग्रेज़ी की शिक्षा देनी हो, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप हो, डिप्लोमेट्स को ट्रेन करना हो, जो ऑफिसर ट्रेनीज़ हैं उनको ट्रेन करना हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। इनके साथ साथ रोड बनाना, सड़कें बनाना। कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां भारत ने उनके यहाँ गाय भैंसें खरीदने तक का ग्रांट प्रोवाइड किया। तो मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस भारत ने किए हैं, और इनको हम कम करके नहीं आंक सकते, इसलिए क्योंकि भारत ने कभी ये नहीं देखा कि हम आपको ये लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे या डेवलपमेंटल एड देंगे तो आप बदले में हमारे हथियार खरीदो। लाओस क्योंकि वो कर नहीं सकता है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये यूनिलैटरल सपोर्ट रहा है, यूनिलैटरल असिस्टेंस रहा है, जिसके बदले में भारत ने कुछ नहीं मांगा है। बिल्कुल, और ये आप जो बात कह रहे हैं उसमें यही है कि साइज मैटर नहीं करता कि हम किस देश के साथ खड़े, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, आपको सीधे दिखाते हैं, क्योंकि रामायण का मंचन भी वहाँ पे हुआ, प्रधानमंत्री ने उसकी वो एक तरीके से सामने वहाँ पे उनके सामने।
यह बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। ममता, जिस बात का जिक्र आप शुरू में कह भी रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके की शैली होती है, लेकिन कमोवेश भगवान राम की कहानी को वही कहा जाता है और वहाँ पे स्थानीय भाषा में फ्रा लाख फ्रा राम, राम की कहानी के तौर पे कहा जाता है। और क्योंकि इसमें संवाद नहीं दिख रहा है, इसमें भाव भंगिमाओं के साथ में एक मंचन दिखाई पड़ रहा है, नृत्य नाटिका के तौर पे, एक अलग शैली के तौर पे, और स्थानीय बौद्ध जातक जो कथाएं हैं उनसे एक तरीके से प्रेरित भी। हमारे सहयोगी अजय मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए, जो इस वक्त उनकी मौजूदगी लाओस में ही है। अजय, क्योंकि आपने रिपोर्ट भी भेजी थी और अभी प्रधानमंत्री के सामने ये मंचन भी हुआ है, ये कल्चरल कनेक्ट क्या कहलाता है और किस तरीके से ये एक बड़ा आधार तैयार करता है? देखिए आर्यन, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन सनातन संस्कृति और उसके साथ जो बुद्धिज्म की जड़ें हैं, जिसमें आप कहें कि ये बहुत गहरी हैं, उसका एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत संगम हमसे थोड़ी देर पहले देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपने देखा कि जो लाओ संस्कृति के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, उन्होंने हिंदी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी बहुत जमकर तारीफ की कि आपने बहुत मुश्किल से इस भाषा को सीख करके हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरी ओर जो लाओ के स्थानीय बच्चे थे, वो वेद की ध्वनियों के साथ संस्कृत भाषा में उन्होंने ओम गणानाम गणपति गंगामय, जो बहुत ही प्रसिद्ध घंटपाठ है दक्षिण के हमारी संस्कृति में, उसका वाचन करके, और प्रधानमंत्री स्वयं उसको गुनगुना रहे थे। आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिसमें वो माँ सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे और हाथ जोड़ करके उन्होंने अभिवादन किया। तो भारत की संस्कृति और यहाँ की जो बौद्धिज्म की संस्कृति है, उसका एक अनोखा मेल आज देखने को मिला। और दोनों संस्कृतियां लगता है कि एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गई जब एक दूसरे के समुदाय के लोग एक दूसरे की भाषा और एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हुए नजर आए। ये जो आप मंचन देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो स्थानीय रामायण है, और आप देखिए कि इसका जो मूल ग्रंथ है वो पहले संस्कृत में लिखा गया वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होने के बाद में, और बुराई पर अच्छाई की जीत, यही आज का जो मंचन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा आज प्रधानमंत्री वक्त निकाल करके देख रहा है। और देखिए, सबसे पहले उन्होंने दोनों देशों की संस्कृति को ही प्राथमिकता देते हुए पहले तो जो असम से बिहू नृत्य हुआ उसको उन्होंने उसकी सराहना की, यहाँ के स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया, और उसके बाद यहाँ की जो रामायण का मंचन होता है उसको बहुत ही अच्छे से बैठ करके देखा, सराहा और सबका उत्साहवर्धन किया। आप जानते हैं आर्यन कि ये जो पूरा साल है वो इंटरनेशनल ईयर फॉर रामायण के तौर पर भी मना रहा है भारत, और इसमें अयोध्या में खुद ये लाओ के जो कलाकार हैं वो रामायण का मंचन कर चुके हैं। केवल लाओ ही नहीं, यहाँ पर अलग अलग देश में, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड में अलग अलग तरीकों से रामायण को खूब जिया जाता है और इस महाकाव्य का बहुत ही जबरदस्त असर है। आपने पंचतंत्र का नाम सुना होगा, जो विष्णु शर्मा ने लिखी है। वो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अडॉप्ट की गई हैं, और यहाँ के जो लोकल स्टोरीज हैं वो पंचतंत्र से बहुत प्रभावित हैं। तो और आपने अभी देखा कि कैबिनेट में किस तरह से हमने पाली और प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। इसका मतलब हम बौद्ध संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने विश्वविद्यालयों को प्रेरित करने जा रहे हैं। ज्यादा लोग पाली और प्राकृत भाषा को समझ पाए, सीख पाए, विश्वविद्यालय स्तर पर इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं उनकी संस्कृति को फिर से कैसे हम समझें, उस पर भी भारत लगातार कोशिश कर रहा है। तो हमने देखा कि आज दोनों ही संस्कृतियां और भी ज्यादा करीब होते हुए नजर आई, और सनातन धर्म का जो असर है वो यहाँ की रामायण मंचन पर, यहाँ की जो बौद्ध कला है, आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने रक्षा सूत्र भी बांधा बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिलकर के। तो आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था अभी कुछ दिन पहले ही, बौद्ध भिक्षुओं ने उनके लंबे जीवन की प्रार्थना करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने बौद्धिज्म को इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचा। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा आर्यन, ममता जी, कि अभी जो सिविल एविएशन को लेकर के एक बड़ा सम्मेलन भारत मंडपम में हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा नया प्रस्ताव रखा कि हम इंटरनेशनल बौद्ध सर्किट बनाने पर काम कर सकते हैं। तो भारत में तो हमने महात्मा बुद्ध के अलग अलग स्थानों को जोड़ने का प्रयास किया ही, लेकिन अब पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है, ये एक तरह से प्रस्ताव दिया है कि हम कैसे इंटरनेशनल बौद्ध सर्किट पर बनाने पर काम कर सकते हैं, उसकी कुछ छाया मुझे लगता है कि जब वो बायलैटरल से या फिर ये जो मल्टीलैटरल फोरम में थोड़ी बहुत दिखाई दे सकती है, तो हम वाकई पूरी दुनिया को कुछ न कुछ सांस्कृतिक सूत्रों के आधार पर, जिसको हम कहते हैं हम निर्माण में विश्वास रखने वाली संस्कृति है, सबको एक साथ लेकर के चलने वाली संस्कृति है, तो उसका असर जरूर दिखाई देने को मिल सकता है। प्रोफेसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, एक बात बताइए, क्योंकि जैसे हम ये जब देख रहे थे दृश्य, जब प्रधानमंत्री के समक्ष रामायण का मंचन किया गया, एक बात जो उभर कर सामने आती है जहन में वो ये भी कि किस तरीके से रामायण की कथा को स्थानीय स्वरूप में
स्थानीय संगीत वाद्यों के हिसाब से उसे परिवर्तन, वेशभूषा स्थानीय करके एक नए स्वरूप में सामने आती है। और ये अलग अलग स्वरूप, कहा जाता है कि दक्षिण एशियाई देशों में लगभग बहुत सारे ऐसे स्वरूप है रामायण के जो देखने में आते हैं, अलग अलग ट्विस्ट होते हैं कहानियों में अपने तरीके से। क्या ये भी दिखाता है कि जो हम सिविलाइजेशनल रिलेशंस की बात करते हैं कि सदियों पहले जब भारतवंशी दूसरे क्षेत्रों में गए, किस तरीके से अपनी संस्कृति को वहां लेके गए, वहां से उनका जुड़ाव होता गया और उसके बाद एक परिवर्तित रूप जो हमारे समक्ष नजर आता है। जी, इसको हम रिसर्च के क्षेत्र में इसको कहते हैं लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर्स। किसी भी जो कल्चर, जैसे भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, रामायण का ही उदाहरण लीजिए, तो ये जब थाईलैंड पहुंचा या जब लाओस पहुंचा तो वहाँ की जो संस्कृति, जो ऑलरेडी वहाँ प्रेवलेंट जो एक कल्चर था, एक वहाँ का जो काव्य और जो किस्सा गोई जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, उसमें जब रामायण उसके ऊपर जक्सटापोज हुआ, उसमें जब मिश्रित हुआ, तो लोकल जो चीज़ें थी उन कंडीशंस के हिसाब से वो अडॉप्ट हुआ। और इसीलिए हम देखते हैं कि जातक कथाएं भी उसमें आ गई, लाओस की जो किंवदंतियां हैं वो भी उसमें आ गई और रामायण के साथ बड़े परफेक्टली अलाइन हो गई, क्योंकि रामायण बात करता है धर्म की, बुराई पे अच्छाई की विजय की। और तमाम दुनिया के देश हैं, संस्कृति, सभ्यताएं हैं, सब में कमोबेश यही बात कही जाती है। रामायण की विशेषता ये है कि एक आम ना कि कोई दैवी शक्ति नहीं, बल्कि एक आम आदमी कैसे अपनी समस्याओं से जूझते हुए एक दानव से लड़के जीतता है तमाम एडवर्सिटीज़ के बावजूद। ये जो एक बात है वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में उनकी संस्कृतियों को बहुत इंस्पायर करती है। और इसीलिए उसमें लोकलाइजेशन के बावजूद, लोकल फ्लेवर है उसके बावजूद, रामायण इंटैक्ट रहता है। जो मूल कहानी है वो आपको साफ उसमें देखने को मिलेगी। मुझे लगता है इन तस्वीरों में भी हमने देखा भगवान राम, सीता जी और हनुमान जी को तो मैं साफ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये जो मूल भावना है, जो मूल कहानी है, वो लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, हर जगह आप देखेंगे वो इंटैक्ट है। उसमें थोड़े बहुत फ्लेवर, लोकल फ्लेवर ऐड कर दिया गया। स्थानीय पुट जरूर न जाता है, लेकिन उसका मूल एक ही है और उस मूल में कई भारतीय सोच भी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लगातार बात करें प्रधानमंत्री के लाओस दौरे की और हमारे संवाददाता अजय भी सीधा लाओस से हमारे साथ बेचान से जुड़े हुए हैं। अजय, अब हम तमाम स्वागत हो गया है, कार्यक्रम हो गए, लेकिन अब सबकी नजरें रहेंगी जब आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा। तो सही कहा आपने। और अब से थोड़ी देर में यहाँ से स्थानीय समय 4 बजे भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों से लगातार जब से भारत आसियान समिट की शुरुआत हुई है, एक भी ऐसा साल नहीं गया है जब भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हो। और भारत की जो पूरी एक्सिस पॉलिसी है, उसकी सेंट्रलिटी वो आसियान पर ही केंद्रित है। तो आसियान को हम एक साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। और भारत और आसियान के जो रिश्ते हैं अब न केवल कारोबारी और आर्थिक मोर्चे पर, लेकिन ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजिक या डिप्लोमेसी के लिहाज से, जिसमें आप इंडो पैसिफिक रीजन में जो पॉलिसीज हैं अलग अलग देशों की, उसमें हम कैसे अपने आप को एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की एक
मजबूत आवाज बन करके कैसे आसियान को हम इस पूरी एक्सरसाइज में शामिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत आसियान समिट है और बहुत ही संजीदगी से लेता है आसियान क्षेत्र के रिश्तों को। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि G20 के सिर्फ 3 दिन पहले जकार्ता में 12 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसका आप लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, कार्यक्रम में उसको प्रस्ताव को और भी आगे बढ़ाने पर अभी थोड़ी देर में चर्चा होगी और उम्मीद ये की जा सकती है कि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर बातें जरूर निकल करके आए। बिल्कुल, हम सबको उम्मीद है, क्योंकि विरासत और विकास का जो संदेश प्रधानमंत्री लेकर गए उसमें विरासत की झलक तो देखने को मिली। अब विकास की बात कैसे होगी वो भी हम जानेंगे। अजय, आप लगातार इन तमाम महत्वपूर्ण बैठकों पर नजर रखिए, आपके माध्यम से तस्वीरें भी हम पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं अजय, आपका, और राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ने के लिए, विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। और फिलहाल DD न्यूज़ में लेते हैं आपसे इजाज़त।